नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो बच्चों। मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं वरदान सीरीज के आज के लेक्चर में। आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट का एक छोटा हिस्सा मैंने आज लिया है। यूनिट कौन सी है? पूरी थर्मल की यूनिट है, जिसमें आपके पास और बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपके पास थर्मल एक्सपेंशन आता है, कैलोरीमेट्री आता है, हीट ट्रांसफर आता है और ये टॉपिक्स आते हैं। तो आज मैंने उसमें से एक टॉपिक चुना है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक चुनने का कारण ये था कि इससे भर भर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आप थर्मोडायनेमिक्स प्लस केटीजी के ऊपर आराम से देख सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है बेटा ये। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वरदान का लेक्चर। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं माइंड मैप। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं बेटा माइंड मैप, ठीक है। तो इसमें हम एक रिवीजन करेंगे सॉर्ट ऑफ, ठीक है, एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, कि जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर में डिफरेंट फॉर्मूला हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस माइंड मैप में, तो हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं यहां पर? तो 4 मेजर प्रोसेस जो हमारे सामने है। सबसे पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसो का मतलब इक्वल और कोरिक यहां पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहना। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहां पर हम 3 चीजें जो है वो नोटिस करते हैं फॉर्मूला में। पहली चीज होती है वर्क डन, दूसरा होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीसरा होता है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब हीट एक्सचेंज। ये तीनों के तीनों आपस में एक लॉ के द्वारा पिरोए जाते हैं। और वो लॉ कौन सा है बेटा? उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लेकिन आपको आगे चलकर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बता दूंगा, ठीक है बच्चों। बट मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ कहता है, देखो एक्चुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है, तो यहां पर मैं केमिस्ट्री की चर्चा नहीं करने वाला हूं, फिजिक्स की चर्चा करने वाला हूं। तो फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं कि चेंज in internal energy, heat given, the amount of heat given is equal to work done by gas plus increase in the internal energy or change in the internal energy। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। डेल्टा क्यू क्या है? जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो डेल्टा क्यू है। वर्क डन बाय गैस, गैस जब भी एक्सपैंड करती है तो पॉजिटिव वर्क डन करती है, जब भी कंप्रेस करती है तो नेगेटिव वर्क डन करती है। प्लस डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बदलेगा तो डेल्टा यू बदलेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली वर्क डन जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो वर्क डन होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। इसीलिए जब हमने कहा आइसोकोरिक प्रोसेस है और यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका वर्क डन 0 लिखना पड़ेगा, इसका वर्क डन 0 लिखना पड़ेगा। और अगर वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यू बराबर हो गए। डेल्टा क्यू और डेल्टा यू बराबर हो गए, किसके बराबर हो गए? एन सीवी डेल्टा टी के बराबर हो गए। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। यहां पर सीवी कहलाता है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हम सीवी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उनका डेल्टा यू और डेल्टा क्यू जो है वो किसके बराबर है? एन सीवी डेल्टा टी। अब डेल्टा यू के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि डेल्टा यू जो है ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये होता है स्टेट फंक्शन। क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, जो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, किस रास्ते से गए हो उस पर डिपेंड नहीं करता, कौन सा प्रोसेस लिया है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्या चेंज आया है उस पर डिपेंड करता है। चेंज का आया, डेल्टा टी का अगर चेंज आया तो डेल्टा यू है एन सीवी डेल्टा टी। प्रोसेस जो मर्जी हो, डेल्टा यू की वैल्यू एन सीवी डेल्टा टी ही बनी रहेगी, लेकिन डेल्टा क्यू की वैल्यू बदलती रहेगी। डेल्टा क्यू जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता, वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। इसलिए अलग अलग प्रोसेस में हम जाएंगे,
डेल्टा क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन डेल्टा यू की वैल्यू सेम टू सेम बनी रहेगी। डेल्टा यू को किसी प्रोसेस से फर्क पड़ता नहीं है। वो कहता भैया जो मैं हूं वो मैं हूं, ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है भैया, तो हमने कहा कि डेल्टा यू कैसा है, स्टेट फंक्शन है। तो आइसोकोरिक के लिए क्या याद करना, वर्क डन जीरो। डेल्टा यू डेल्टा क्यू के बराबर किसके, एन सीवी डेल्टा टी के बराबर। कॉपी पेन लेके बैठो, पूरे चार्ट को बना लो, माइंड मैप आपके सामने आ रहा, पूरा चैप्टर आपकी चुटकियों में समा जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब, आइसो मतलब इक्वल, बार मतलब प्रेशर, आइसोबारिक का मतलब इक्वल प्रेशर, प्रेशर का कांस्टेंट होना। ठीक है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे वर्क डन इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। फॉर्मूला करना है वर्क डन इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी या फिर पी डेल्टा वी, या फिर पी डेल्टा वी। ठीक है ना, एन आर डेल्टा टी या फिर पी डेल्टा टी डेल्टा वी। अगर जनरल बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वैल्यू आती है, क्योंकि पी और वी आपस में अलग अलग तरीके से रिलेट करते हैं। तो अब एक रिलेशन है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको मिलेगा पी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी। किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, डेल्टा यू किसके बराबर है, डेल्टा यू है एन सीवी डेल्टा टी के बराबर। मैंने कहा प्रोसेस बदला, देखो ध्यान से, प्रोसेस बदला लेकिन डेल्टा यू नहीं बदला, प्रोसेस बदला लेकिन डेल्टा यू नहीं बदला, प्रोसेस बदला लेकिन डेल्टा यू नहीं बदला, लेकिन डेल्टा क्यों बदल गया, डेल्टा क्यों है एन सी पी डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए सीपी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सीवी का इस्तेमाल डेल्टा यू के अंदर होगा, ये ध्यान रखना है, प्रोसेस जो मर्जी हो। डेल्टा क्यू के लिए आइसोकोरिक में सीवी, आइसोबारिक में सीपी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, दो प्रोसेस हो गए, तीसरे में आते हैं, ये है आइसोथर्मल। अब तो आपने गैस कर ही लिया होगा, आइसो मतलब इक्वल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आई बात समझ में, अच्छा जी। डेल्टा यू चेंज नहीं होगा। अभी आप कहोगे सर आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं किया, एनसीवी डेल्टा टी। अरे भैया यही करा है, लेकिन यहां पर डेल्टा टी ही जीरो है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। अगर डेल्टा टी जीरो है इसका मतलब डेल्टा यू तो जीरो होगा ही होगा। लेकिन किंतु परंतु आप बात समझना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा यू जीरो है, लेकिन डेल्टा क्यू और डब्ल्यू जीरो नहीं है। डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, आप देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में, अगर डेल्टा यू जीरो कर दिया तो डेल्टा क्यू और डब्ल्यू बराबर हो गए, और किसके बराबर होंगे, इसका फॉर्मूला आता है एन आर टी नेचुरल लॉग V2 बाय V1, नेचुरल लॉग V2 बाय V1। डब्ल्यू का भी यही है और डेल्टा क्यू का भी यही है, डब्ल्यू का भी वही है और डेल्टा क्यू, दोनों का वही फॉर्मूला आ रहा है, डब्ल्यू का भी और डेल्टा क्यू का भी। ठीक है ना, दोनों का फॉर्मूला बराबर आ रहा है, एन आर टी लॉग V2 बाय V1। अब यहां पर साथ में ध्यान देना है आपको कि P1 V1 T2 V2 के बराबर होगा और वो nRT के बराबर होगा। अब मैं टी में T1 T2 नहीं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज यहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कोई T1 T2 थोड़ी ना हमारे पास, T ही है बस, इसलिए हम कह रहे हैं P1 V1 P2 V2 और nRT बराबर है। प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। आई बात समझ में आपको, ये था आपके सामने आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, इस एडियाबैटिक प्रोसेस का खासियत होती है डीक्यू जीरो हो जाना, मतलब हीट एनर्जी का सप्लाई नहीं होगा। यहां पर हीट एनर्जी ना आएगी ना जाएगी, गैस में हीट एनर्जी ना बाहर से आएगी ना गैस अपने हीट एनर्जी को रिजेक्ट करेगी। हाँ, बिना हीट के आदान प्रदान के भी टेम्परेचर में चेंज लाया जा सकता है, बिना हीट के आदान प्रदान के भी टेम्परेचर में चेंज लाया जा सकता है। कैसे ला सकते हैं टेम्परेचर में चेंज, वी कैन ब्रिंग द चेंज बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर गैस को तेजी से कंप्रेस कर दोगे, गैस को तेजी से कंप्रेस कर दोगे तो क्या होगा, गैस को तेजी से कंप्रेस करने पर वो हीट अप हो जाएगी, और जब गैस तेजी से एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा, वो कूल डाउन हो जाएगी। प्रेशर कुकर के अंदर एक ऊपर सीटी लगी होती है, ठीक है ना, और जब अंदर
टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और पानी जो है वो भाप में बदलना शुरू कर देता है, उसमें स्टीम पैदा होना शुरू हो जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो स्टीम होती है। अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम आपकी स्किन को छू जाए तो आपकी स्किन जल जाएगी, आपकी स्किन जल जाएगी। लेकिन जब सीटी बजती है और वो स्टीम बाहर निकलती है तो अगर आपको लग जाए वो स्टीम तो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गर्म तो लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा तेज है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ऐसा नहीं होता। क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जब, अब मैं ये नहीं कह रहा घर में जाकर उसके आगे मुंह लगा दो पूरा कि हाँ हमें कुछ नहीं होगा, रोहित सर ने कहा है, ऐसा नहीं करना है। गर्म तो होगा पर मैं कह रहा हूं 100 डिग्री वाला गर्म नहीं होगा। 100 डिग्री में तो आपकी खाल ही जला देगा पूरा, वो फफोले पड़ जाएंगे आपकी खाल के ऊपर, ठीक है ना। पर मैं कह रहा हूं उतना गर्म नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज जब वो सीटी बजी का उठी और वहां से गैस बाहर निकली, स्टीम बाहर निकली, तो उसको एटमॉस्फेयर मिला एक्सपैंड करने के लिए। कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर वो सुकड़ी हुई थी, दबी हुई थी, पर जैसे ही वो बाहर निकली एक्सपैंड किया उसने, और एक्सपेंशन विल ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। एक्सपेंशन विल ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन बिकॉज यहां पर हम बाहर से कोई हीट का सप्लाई कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो तुरंत एकदम से क्या हो रहा है, बहुत तेजी से स्टीम बाहर निकल रही है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, एनर्जी का आदान प्रदान इतना तेजी से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो वो लगभग एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर का चेंज है वो वॉल्यूम के चेंज के हिसाब से आता है, बात समझना, ठीक है। और यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया। अब क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो है तो वर्क डन और ये आपस में नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस साइन लगा दिया हमने यहां पर। बट वैल्यू क्या होगी उसकी? वही एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, वैल्यू तो वही होगी। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस का एक इक्वेशन होता है, और इक्वेशन होता है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है वो होता है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। अभी आप सर खुजाएंगे, सर ये गामा क्या चीज आ गई? इसको बोलते हैं एडियाबैटिक गैस एक्सपोनेंट, और गामा की वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू होती है सीपी बाय सीवी। गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा? सीपी बाय सीवी। अलग अलग गैसेस के लिए सीपी की वैल्यू अलग होती है, सीवी की वैल्यू अलग होती है। आइए देखते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। आपके लिए एक टेबल हमने तैयार करके रखी है, ठीक है ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो हमने यहाँ पे ना गैस लिखी है, 4 अलग कैटेगरीज में हमने गैस को बांट लिया है, ठीक है ना। जैसे लिखा है कि मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस कौन सी होती है? मोनोटॉमिक गैस होती है जैसे हीलियम हो गया, ठीक है ना, आर्गन हो गया, जिनॉन हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है। फिर तो डायटोमिक जिसमें 2 एटम्स होते हैं, H2, O2 एक्सेट्रा। फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर, CO2। ये ऐसी गैस होती है बेटा जिसके अंदर 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं लेकिन चेन 180 डिग्री बना रही होती है, सीधी चेन होती है, पॉलीएटॉमिक लीनियर। फिर बात करते हैं, छोटी सी गलती यहां पर हमने यहां पे कर दी है कि यहां पे CH4 होना चाहिए, मिथेन लिखना चाह रहे हैं हम यहां पे CH4, ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि मिथेन पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, ठीक है ना, सीधी चेन नहीं बना रहा बल्कि अलग अलग एंगल पे वो जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन पोजेस एनर्जी। अंग्रेजी में मैंने बोल दिया है, समझ में नहीं भी आया टेंशन वाली बात नहीं, आपको ये नंबर याद करने हैं। मोनोटॉमिक गैस जो जितनी भी होंगी, जैसे हीलियम हो गया जिसमें एक ही एटम होता है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नोबल गैसेस बेसिकली, ठीक है, उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। डायटोमिक जिसमें 2 होंगे, N2, H2, O2, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पॉली एटॉमिक लीनियर वाले केस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कम केसेस होंगे ऐसे, ठीक है, एक एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में से है, तो उसमें होती है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कोई अगर आपको एग्जांपल पता है पॉली एटॉमिक लीनियर गैस का तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये भी एग्जांपल है पॉली एटॉमिक लीनियर गैस का, ठीक है। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैस का जो एग्जांपल है बेटा वो है मिथेन, एक एग्जांपल है मिथेन। वाटर मॉलिक्यूल्स भी आप ले सकते हो, वो भी लीनियर नहीं होते हैं, सीधी चेन नहीं बनाते हैं, 2 से ज्यादा एटम्स हो और सीधी चेन ना बनाए, वो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर कैटेगरी में आता है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, ठीक है। अब बात करते हैं सीवी की। तो सीवी और डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन है भैया? रिलेशन है CV इक्वल्स टू FR/2, CV इक्वल्स टू FR/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम डालते लगे, R/2 से मल्टीप्लाई करते लगे, तो 3R/2, 5R/2, 5R/2, 6R/2, 6R/2 इज 3R, ठीक। फिर आता है यहां पर CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R, इसको कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला।
क्या कहते हैं, मेयर फॉर्मूला। अब मेयर फॉर्मूला क्या कर रहा है, इसमें आर जोड़ते जाओ, तो 3 में 3r/2 में आर जोड़ा कितना आया 5r/2, 7r/2 7r/2 4r, समझ गए। फिर आता है गामा की वैल्यू, गामा वही एडियाबैटिक गैस एक्सपोनेंट, और गामा इसको कहीं पे पॉइजन रेशियो भी कहते हैं। तो गामा की वैल्यू है Cp/Cv, तो Cp/Cv का रेशियो लगेगा 5/3 7/5 7/5 4/3। ये सारी टेबल बेटा आपको याद होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए, कोई भी कुछ पूछ ले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपको मैंने Cp Cv गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज बता दी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बच्चा ध्यान से देखना बात को, हम कह रहे हैं यहां पर एक और प्रोसेस होता है, ठीक है ना, और उस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक बड़ा जर्नल प्रोसेस है, और इसके अंदर जो इक्वेशन फॉलो होती है वो होती है पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। तो जब ये इक्वेशन आएगी ना कि पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट है, पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के लिए अगर आपको सी लिखना है, इस प्रोसेस के लिए सी लिखना है, देखो आइसोकोरिक के लिए सीवी लिखते हैं, आइसोबैरिक के लिए सीपी लिखते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए पॉलीट्रॉपिक के लिए सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो सी प्रोसेस। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे सर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सी क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी क्या होना चाहिए, तो कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है ना, कमेंट करके बताएं आप लोग कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और आइसोथर्मल के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, उसमें टेंपरेचर चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। सी को डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको लिखते हैं सी से, ठीक है ना। तो जब इस प्रोसेस के जरिए हमें चेंज करना है 1 डिग्री टेम्परेचर, तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कितना एनर्जी लगेगी, तो सी प्रोसेस इज सीवी माइनस आर अपॉन में एक्स माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, इसलिए अलग से मैंने आपको ये फॉर्मूला यहां पर बताया है, सी प्रोसेस इक्वल टू सीवी प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस 1। ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को। चलो बच्चों आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, 2019 का क्वेश्चन आप लोगों ने लेकर आए हैं सबसे पहले, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। इन अ प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो रहा है, कौन सा बताया नहीं, इन अ प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल को अंडरलाइन कर लें, जो तो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है आप लिख भी सकते हैं उसको, एन की वैल्यू आपको बन दे रखी है। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस को अंडरलाइन कर लें, हमें नहीं पता अभी क्वेश्चन में सीवी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सीपी करना पड़ेगा कि गामा करना पड़ेगा, ठीक है, पर मोनोएटॉमिक गैस के लिए सारी वैल्यूज मैंने आपको दे रखी है, मैं लिख देता हूं यहां पर। सीवी की वैल्यू होती है 3r/2, सीपी की वैल्यू होती है 5r/2, गामा की वैल्यू होती है 5/3, किसके लिए, मोनोटॉमिक गैस के लिए, ठीक है ना। आर वेरीड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वीटी की पावर, वीटी इक्वल्स टू के, के इज सम कांस्टेंट, राइट, तो कह रहा है कि वीटी इक्वल्स टू के, ये इक्वेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इज, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस डेल्टा क्यू होता है एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। अब एन तो आपको 1 दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सारा खेल होता है सी प्रोसेस का। अगर आप सी प्रोसेस निकाल के यहां डाल देते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट हाउ टू फाइंड सी प्रोसेस, ये तो इक्वेशन हमने कहीं देखी ही नहीं, ना तो ये आइसोकोरिक है ना आइसोबारिक है, कुछ भी नहीं है ये तो इसका हम सी प्रोसेस कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि पीवी की पावर एक्स की फॉर्म में हमें चाहिए, तो पीवी की पावर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो टी नहीं चाहिए हमको, टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास इक्वेशन है पीवी बराबर एनआरटी, है ना भाई, तो टी होगा पीवी बाय एनआर, हाँ कि ना, है ना। तो वी टी इक्वल टू के है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी टी इक्वल टू के। और टी क्या है हमारे पास, टी है पी वी बाय एन आर, ठीक। तो अपना पी वी का स्क्वायर इक्वल्स टू एन आर के विच इज अ कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ठीक। तो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना।
अब यहां पर x की वैल्यू क्या है, 2 आ रही है। x की वैल्यू क्या है बेटा, 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास, ठीक है ना, x की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा जी, अब अगर x की वैल्यू 2 है तो CV की वैल्यू निकाल लेते हैं, C प्रोसेस निकाल लेते हैं। इट इज CV माइनस R अपॉन में x माइनस 1। CV क्या है, 3R/2 है, मोनोटोमिक गैस दे रखी है हमको। x क्या है बेटा, 2 है, तो कितना आया बेटा, ये R/2 आ गया। 3R/2 माइनस R/2 आ गया। तो R/2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो डेल्टा Q का वैल्यू हमको मिल जाएगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू R/2 डेल्टा T, और ये हो गया n की वैल्यू 1, तो R/2 डेल्टा T। सी इज द आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। 2019 का क्वेश्चन है, 11 जनवरी को आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था, ठीक है ना। 4 नंबर आपके जेब के अंदर आते हुए, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क में है, सॉल्व करना है, कमेंट करके अपने आंसर को बताना है, कमेंट करके अपने आंसर को बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको प्रोसेस बोल दिया गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, डायटोमिक गैस आपको दे रखी है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आपको दे रखा है, और आपको बताना है एक्स क्या है। इन्होंने बोला टीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया रखा है, क्या बताया हुआ मैंने आपको बताया है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू पता है आपको, इसको कन्वर्ट करेंगे इस टर्म में, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कमेंट में बेटा अपना आंसर बताना है, हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर अगला जो मेजर कॉन्सेप्ट है बेटा वो है कार्नोट इंजन का। कार्नोट इंजन का, कार्नोट इंजन का ना केवल हमारे सिलेबस पे बल्कि हमारे जीवन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। काफी जगह पर इस्तेमाल, मतलब सबसे पहले जब स्टीम इंजन बना कहीं ना कहीं उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो था वो यहां पर इन्वॉल्व था। हालांकि कार्नोट इंजन जो है वो प्रैक्टिकल इंजन नहीं होता है, इट्स अ थ्योरेटिकल इंजन, बट इंजन का कॉन्सेप्ट वही होता है, ठीक है ना। जस्ट जो साइकिल हम यूज कर रहे हैं वो एकदम क्वासी स्टैटिक साइकिल होती है, और क्वासी स्टैटिक साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, इट इज वेरी वेरी स्लो। तो बन भी जाएगी तो चलेगी नहीं, इट इज वेरी स्लो, राइट। अब कहने का मतलब यह है कि मान लिया आपको गाड़ी से निकलना है, अपने घर से चलना है और दूर किसी घर में पहुंचना है, ठीक है ना। अपने घर से निकलना है, चाचा मामा के घर में जा रहे हो आप लोग, ठीक है ना, अपने घर से निकले, गाड़ी लेके निकले, ठीक है ना, और आपने गाड़ी में लगवा रखा है कार्बन इंजन। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, 100% नहीं होती, मैक्सिमम होती है, तो आपको बढ़िया अच्छा एवरेज मिलेगा, इसको लगवा लेते हैं, आपने लगवा लिया। अब प्रोसेस जो इसके अंदर हो रहा वो हो रहा बहुत स्लो, ठीक है ना। अब आप चल तो बड़े घर से, लेकिन पहुंचोगे कब पता नहीं, पहुंचोगे कब पता नहीं, तो बहुत स्लो चलेगा आपका इंजन। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस चल रहा है अंदर, ठीक है ना, बहुत स्लो 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 हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बहुत स्लो एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत स्लो कंप्रेशन हो रहा है। क्या करोगे? अब ऐसी गाड़ी का कोई इस्तेमाल ही नहीं जो चले ही ना, एवरेज तो बहुत अच्छी दे रही है, पेट्रोल बहुत कम खाएगी, लेकिन पहुंचाएगी कब पता नहीं, पहुंचाएगी कब पता नहीं। इसीलिए थ्योरेटिकल ज्यादा मायने है इसके, बट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है आपको, और वहां से फिर आप कार्नोट का इंजन भी बना सकते हो। इंजन करता क्या है, देखो समझो बात को। इंजन जो है थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। देखो भैया, इसका उल्टा तो बड़े आराम से आप अपने आंखों के सामने ट्रू होता हुआ देख सकते हो। जैसे कि आपने एक पत्थर लिया और उठा के जमीन पे फेंक दिया, ठीक है ना। अब पत्थर जा रहा है, रिगड़ता हुआ जा रहा है, अल्टीमेटली रुक जाएगा, अल्टीमेटली रुक जाएगा। तो जो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, आपने पत्थर लिया फेंक दिया, पत्थर जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, रुक गया, ठीक है ना। तो जब पत्थर रुका, उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी क्या करी, हीट में कन्वर्ट कर दी। काइनेटिक को हीट में कन्वर्ट करना इज वेरी सिंपल एज एक पत्थर को आप जमीन पे फेंक दो, एज सिंपल एज एक पत्थर को जमीन पर फेंक दो, ठीक है ना। आपने पत्थर को जमीन पे फेंका और सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी हीट में कन्वर्ट हो गई। आई बात समझ में? लेकिन इसका उल्टा इज नॉट सो इजी। अगर आप एक पत्थर को लो और उसे गर्म करना शुरू करो, आप एक पत्थर को लो और उसे गर्म करना शुरू करो, तो क्या पत्थर भागना शुरू कर देगा? क्या पत्थर के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? नहीं, ठीक है ना। पत्थर को लेकर गर्म करना चालू करोगे तो वो भागना शुरू नहीं करेगा, बिकॉज हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक इंजन लगेगा,
एक इंजन लगेगा, ठीक है ना। अब उस इंजन के बड़े सारे रूप हो सकते हैं और उनमें से एक रूप है कार्नोट इंजन। पहले इंजन समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इंजन जो है उसमें होती है एक गैस, ठीक है ना, उसमें आती है गैस, फिर कुछ होता है पिस्टन, और ये करती है दो टेम्परेचर पे काम। एक होता है बेटा सोर्स, एक होता है सिंक। सोर्स होता है हाई टेम्परेचर पर, सिंक होता है लो टेम्परेचर पर। तो ये गैस जो है, इंजन जो है, वो सोर्स से हाई टेम्परेचर से एनर्जी को लेता है, ठीक है, कुछ वर्क करता है। पिस्टन लगाना है यहां पर, तो पिस्टन एक्सपैंड करेगा, करके एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है वो आगे कनेक्ट होता है बेटा टायर के साथ, किसी चीजों के साथ, गियर्स के जरिए, ठीक है। और फिर ये इस पे एक वर्क करा, वर्क बाय गैस और इंजन, और बचा हुआ एनर्जी, सारा एनर्जी वर्क में नहीं लगता है, बचा हुआ एनर्जी ये रिजेक्ट करता है Q2 सिंक पे, जो कि लो टेम्परेचर पे, जो नॉर्मली क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर से एनर्जी लिया, उसका एक पोर्शन उसने वर्क में कन्वर्ट किया और बचा हुआ पोर्शन उसने सिंक में फेंक दिया कि भैया ये एनर्जी मेरे लिए वेस्ट है, इसको मैंने फेंक दिया। आए बात समझ में? अच्छा जी, अब देखो, अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखना चाहूं तो लिखूंगा Q1 बराबर W प्लस Q2। जब ये एनर्जी यहां पर रिजेक्ट करेगा तो ये वापस से कंप्रेस होगा, तो ऐसे एनर्जी लेगा, एक्सपेंड करेगा, रिजेक्ट करेगा, वापस आएगा। तो इसके अंदर एक साइकिल चल रही होगी, एक साइकिल चल रही होगी, मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जहां पर एक्सपेंशन होगा, कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जहां पर कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये पिस्टन बार बार अंदर और बाहर ऐसे मूव करता रहेगा और इसका ये मोशन कन्वर्ट होता रहेगा रोटेशन मोशन के अंदर। टायर घूमता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, घूमता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो ये एनर्जी, हीट एनर्जी से मोशन जो है चालू हो गया, ठीक। और उसका इक्वेशन बन गया कुछ इस प्रकार से, वर्क डन बराबर Q1 प्लस Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं कौन सा इंजन कितना एफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन कितनी होती है। एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन की अगर बात की जाए, एफिशिएंसी ऑफ इंजन की अगर बात की जाए तो इंजन की एफिशिएंसी से मतलब क्या है, हम क्या चाहते हैं कि इंजन ज्यादा क्या करे, हम क्या अपनी गाड़ी से हम क्या चाहते हैं, अपनी गाड़ी से हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी गाड़ी बहुत दूर तक जाए, हम चाहते हैं हमारी गाड़ी बहुत दूर तक जाए, है ना भाई, ये चाहते हैं हम। तो हम चाहते हैं कि वर्क डन बहुत ज्यादा हो, वर्क डन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और हम क्या नहीं चाहते, हम क्या नहीं चाहते, हम नहीं चाहते पेट्रोल भरवाना, जो पेट्रोल में होते हैं पैसे खर्च। कम पेट्रोल भरवा के ज्यादा दूर गाड़ी जाए, बेहतर एफिशिएंट इंजन। कम पेट्रोल भरवा के ज्यादा दूर तक गाड़ी जाए, ज्यादा एफिशिएंट इंजन, ठीक है ना। तो भैया हमने कहा कि देखो, वर्क डन ज्यादा हो और फ्यूल कम लगे, मतलब एनर्जी कम देनी पड़े उसको। अगर कम एनर्जी देके ज्यादा वर्क कर डाला तो बेहतर एफिशिएंसी, और नॉर्मली एफिशिएंसी को हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक। तो W को लिख सकते हैं हम Q1 माइनस Q2, 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। ठीक। अगर कारनॉट की बात की जाए, सब कुछ तो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। कारनॉट में क्या डिफरेंस होगा, इस इंजन के अंदर जो साइकिल चल रही होगी उसका डिफरेंस होगा बस। इस इंजन के अंदर जो साइकिल चल रही होगी ना, उसका डिफरेंस होगा, और कोई डिफरेंस यहां पर नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर जब हम कारनॉट की बात करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो, कारनॉट के लिए आप कहोगे Q बाय टी इज कॉन्स्टेंट, Q बाय टी इज कॉन्स्टेंट। Q बाय टी के रेशियो को एंट्रोपी भी कहते हैं, और एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस के अंदर। इतना स्लो चलता है कि एंट्रोपी कांस्टेंट बनी रहती है, बट मैं फिलहाल उस पर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि Q बाय टी कांस्टेंट है, मतलब जहां का Q वहां का T, रेशियो ले लो सेम रहेगा, रेशियो ले लो सेम रहेगा। क्या मतलब है इसका, देखो
इस फॉर्मूला में जहां से Q2 आ रहा था वहां का टेम्परेचर पुट करो Q2 की जगह पर, जहां से Q1 आ रहा था वहां का टेम्परेचर पुट करो Q1 की जगह पर। मतलब अगर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल देखना हो, फार्मूला वही रहेगा 1 माइनस, ऊपर Q2 है, Q2 TL से आ रहा है और Q1 TH से आ रहा है, बस ये आपका कार्नोट का फार्मूला बन गया। तो कार्नोट के लिए ये फार्मूला याद करेंगे और बाकी इंजन के लिए ये फार्मूला याद करेंगे। समझा? क्लियर? डाउट कोई नहीं? चलो चलते आगे। 2019 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 1/6। आपको एफिशिएंसी दे रखी है 1/6। कार्नोट इंजन बोला गया तो 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। T1 जो है हाई टेम्परेचर है, T2 जो है वो लो टेम्परेचर है। इफ यू वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ हाई एंड लो, यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ हाई एंड लो एज वेल, कोई ऐसी बात नहीं है। So it is T low by T high into 100, ऐसे लिख सकते हो। To remember it better, when the temperature of the sink is reduced by 62 डिग्री, 62 डिग्री से कम कर दिया गया टेम्परेचर, समझो बात को, 62 डिग्री से कम कर दिया गया टेम्परेचर, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड। मतलब एफिशिएंसी हो गई बेटा 1/3, 1/6 का डबल करो कितना हुआ, 1/3 हुआ। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ, अगर परसेंटेज मेंशन नहीं है तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। परसेंटेज अगर मेंशन है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज मेंशन नहीं है तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि जो लो टेम्परेचर है उसको 62 डिग्री से घटा दिया गया, इट्स एफिशिएंसी इज डबल, इसकी एफिशिएंसी डबल हो गई। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक आर रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको यहां पर TL निकालना है और TH निकालना है, दोनों की बात बताने कितना कितना होगा, TL कितना होगा और TH कितना होगा, ये बताना है आपको। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमने कहा कि देखो भैया, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस TL बाय TH माइनस 62 बाय TH। TH को इसके पीछे इसके चले गया। अब जो ये टर्म है ये तो 1/6 है, तो 1/3 इज 1/6 माइनस 62 बाय TH। इसको वहां इसको यहां लेकर आते हैं तो 62 बाय TH, 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 6, तो 1 माइनस लिखेंगे यहां पर 2, ठीक है ना। इसको वहां पर लेकर गए और इस टर्म को हम इस तरफ लेकर आ गए, ठीक है बच्चा लोग। तो यहां पर मुझे जो TH आ रहा है निकालते हैं, डिग्री में केल्विन में यहां पर आपको आंसर जो है वो मिलेगा, उसको फिर हमें डिग्री में जो है वो कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। अभी आपको अगर यहां पे डिग्री ले लिया आपने, जब आप डिफरेंस कर रहे होते हो, जब आप डिफरेंस कर रहे होते हो तो केल्विन में लिखो कि डिग्री में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जो डिफरेंस है वो वही होता है। 1 डिग्री का चेंज बराबर 1 केल्विन का चेंज। इसका मतलब ये नहीं कि 1 डिग्री बराबर 1 केल्विन कह रहा हूं, नहीं, 1 डिग्री का चेंज बराबर 1। अब 62 डिग्री का जो चेंज आ रहा है वो 62 केल्विन के चेंज के बराबर भी, ठीक है ना। अच्छा, बट यहां से जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो केल्विन में मिलेगा, ध्यान रखना केल्विन में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको जो मिल रहा है ये आ रहा है -1/6 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो जो TH की वैल्यू हमको मिल रही है वो मिल रही है 62 इंटू 6 माइनस में, ठीक है। एक हल्की सी गलती हम यहां पे कर रहे हैं कि जब माइनस माइनस हटा रहे हैं तो यहां पे प्लस आ रहा है, यहां पे प्लस आ रहा है, तो यहां पर हमें प्लस डालना है, ठीक है। यहां पर हमें, अब मैंने कहा नेगेटिव में कैसे आ सकता है, नेगेटिव में तो नहीं आना चाहिए, ये नेगेटिव में कैसे आ रहा है, ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो यहां पर हमें यहां पे प्लस डालना पड़ेगा, तो हम 1/6 को वहां लेकर जाएंगे, तो यहां प्लस और यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहां प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 इंटू 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये हमें मिल रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं केल्विन में, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना आएगा हमारे पास 12 36 37 372 केल्विन आ रहा है, 372 केल्विन आ रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे, 372 केल्विन आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब 372 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? हमें पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है
273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन। तो हमें इसको 273 केल्विन को माइनस करना पड़ेगा डिग्री सेंटीग्रेड में निकालने के लिए। तो हम बोलेंगे टीएच बराबर 372 माइनस 273। सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो 273 यहां लिखते हैं तो 9 आएगा, 9 आएगा, 99 आ गया। तो हाई टेम्परेचर मुझे 99 दिख रहा है, लो टेम्परेचर मुझे 37 दिख रहा है। पहले सोर्स लिखा है, सोर्स पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, सिंक का कम होता है। 99 डिग्री का सोर्स एक ही है, दूसरा मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि इस फॉर्मूला के अंदर जो ये टेम्परेचर डाले गए हैं, दे आर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, जब आप चेंज देख रहे हैं ना, तो चेंज डिग्री में बोलो या केल्विन में बोलो, एक ही बात होती है। बिकॉज 1 डिग्री का चेंज 1 केल्विन के चेंज के बराबर ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरी बात, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। देखो, मैंने अपनी कैलकुलेशन गलती पकड़ ली। क्यों पकड़ पाया? क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा था कैलकुलेशन। तो नेगेटिव केल्विन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 0 केल्विन इज द लोएस्ट टेंपरेचर यू कैन हैव, राइट। तो मुझे मेरी गलती पकड़ी गई, ठीक है ना। आपको बहुत ध्यान से करना है, हो सकता है एग्जाम में आपने गलती को ना पकड़ पाओ, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह है आपका होमवर्क प्रश्न, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझाता हूं। 2 कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज। यहां पर एक नहीं, यहां पर 2 कार्नोट इंजन है, ठीक है ना, सीरीज में लगे हुए एक के बाद एक। द फर्स्ट वन ए, ये ए है, रिसीव्स हीट एट T1, दैट मींस 600 केल्विन पर रिसीव कर रहा कुछ Q1। रिजेक्ट टू द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। इसका सिंक कहां है? T2 टेम्परेचर पर है। द सेकेंड इंजन बी रिसीव्स द रिजेक्टेड हीट, ठीक है ना, बाय द फर्स्ट इंजन एंड इन टर्न रिजेक्ट्स इट टू द रिजर्वायर T3 पर इसको रिजेक्ट कर रहा। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। T3 पर इसको रिजेक्ट कर रहा, और T3 का जो वैल्यू दे रखा है 400 केल्विन दे रखा, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट T2 इफ द वर्क आउटपुट्स ऑफ द 2 इंजन आर इक्वल। मतलब W बराबर है इसके। W होता है Q1 माइनस Q2, और W हो जाएगा इसका Q2 माइनस Q3। दोनों बराबर हैं, मतलब क्या हुआ? Q1 माइनस Q2 बराबर Q2 माइनस Q3 हो गया, और Q2 की वैल्यू आ रही 2 टाइम्स Q2 की वैल्यू आ रही Q1 प्लस Q3 के बराबर, तो 2 आ रहा Q1 बाय Q2 प्लस Q3 बाय Q2 के बराबर, ठीक है। अब Q1 बाय Q2 क्या है? देखो, Q1 बाय जहां से टेम्परेचर आ रहा है, कार्नोट की बात हो रही है, जहां टेम्परेचर आ रहा है, जहां से एनर्जी आ रही है, वहां का टेम्परेचर। तो Q1 बाय Q2 इज T1 बाय T2। तो T1 बाय T2 प्लस T3 बाय T2, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। सॉल्व करेंगे, T2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, लगभग सॉल्व ही कर दिया है मैंने, बस आपको कैलकुलेशन करनी बाकी रह गई है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना ना भूलिए, ठीक है। चलो भैया अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला वरदान आपके सामने, वरदान नंबर 3, थर्मोडायनेमिक ग्राफ्स। तो इस चैप्टर में जो अगला चीज है बेटा, वो है थर्मोडायनेमिक ग्राफ, ठीक है। ग्राफ्स की हमें चर्चा करनी है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो 3-4 मोटी मोटी बातें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इक्वल्स टू वर्क डन। एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है, ठीक है। एक्सपेंशन हो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री में उल्टा, वहां पर वर्क डन ऑन गैस की बात करते हैं, यहां पर हम वर्क डन बाय गैस की बात करते हैं, ठीक। दूसरी बात, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर चुनना हो इन दोनों में से, तो नीचे वाला होगा एडियाबैटिक, ऊपर वाला होगा आइसोथर्मल। दोनों ही उल्टे चलते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम घटता है।
बट एक होता है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक होता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक में जो गामा है वो तेजी से गिरता है, तेजी से गिरता है, और जिसका गामा जितना बड़ा होता है उतना तेजी से गिरता है, उतना तेजी से गिरता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तीसरी बात अगर मैं आपसे कह दूं, तो अगर आपके पास एक P वर्सेस T ग्राफ है, तो अ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस मस्ट बी इन केल्विन, विल बी आइसोकोरिक ग्राफ। ये आइसोकोरिक ग्राफ होगा, ध्यान रखना इस बात को। एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही होगी वही। अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही होगी तो ये आइसोकोरिक नहीं होगा। आइसोकोरिक बनने के लिए स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन से पास करना जरूरी है, कंपलसरी है। आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट चीज और कि अगर आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, इफ यू हैव अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम कहते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ इज, एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ इज वर्क डन, ठीक है ना। एरिया अंडर नहीं है, एरिया इनक्लोज्ड है। एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल नेगेटिव वर्क डन। क्लॉकवाइज साइकिल में पॉजिटिव वर्क डन होगा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव वर्क डन होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ग्राफ के लिए। इतनी बातें पता है तो बेटा काम चल जाएगा आपका भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला आ चुका है कि फॉलोइंग फिगर शोज टू प्रोसेसेस ए एंड बी फॉर अ गैस। एक ये है, बी ये है। इफ डेल्टा क्यू ए एंड डेल्टा क्यू बी आर द अमाउंट्स ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन टू केसेस एंड डेल्टा यू ए एंड डेल्टा यू बी आर चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी रिस्पेक्टिवली, देन। समझो बात को, क्या रहा है, हम यहां से लेकर यहां तक गए, ठीक है ना। हम यहां से लेकर यहां तक गए। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। इन दोनों रास्तों में से डेल्टा यू के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो पहली बात मैंने आपको बताई थी कि जो डेल्टा यू होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, दोनों का एंडिंग पॉइंट, दोनों का डेल्टा यू सेम। तो डेल्टा यू ए मस्ट इक्वल डेल्टा यू बी। ये तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को, क्लियर है। तो अब क्या बचा, डेल्टा क्यू। देखो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, तो दो तो गलत भी हो गए, ठीक। अब देखो, क्या डेल्टा क्यू पाथ पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। तो ये तो बराबर होना नहीं चाहिए। इसका मतलब सी ही हमारा आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। क्योंकि डेल्टा यू बराबर होना चाहिए था और डेल्टा क्यू बराबर नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? एक के अंडर एरिया ज्यादा है, एक के अंडर एरिया कम है। जिसके अंडर एरिया ज्यादा है उसमें वर्क ज्यादा होगा, उसमें क्यू ज्यादा होगा। क्यू ज्यादा होगा तो बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही सही आंसर आपको मिल गया। समझे बच्चों? इस टाइप से ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेटा ये है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, घर से करना है इस क्वेश्चन को और कमेंट में अपने आंसर को बताना है। कमेंट में अपने आंसर को बताना है। चलो बेटा अब आते हैं यहां पर, ये है आपका वरदान नंबर 4। 3 तो हमने पहले बता ही दिया, गलती से उस पर 3 लिखा गया, 3 तो बता दिया हमने। ये है वरदान नंबर 4, ठीक है। आज की शाम का आखिरी वरदान, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डेल्टा क्यू जो है वो W प्लस डेल्टा यू के बराबर होगा। यहां पे W बाय गैस होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आपको आ सकते हैं। W पॉजिटिव कब होगा? जब वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर आपके पास डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे आपके सामने ये आ गया। इस बार मैं आपके सामने एडवांस का क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है ये। मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग फॉर द गिवन प्रोसेस। गिवन प्रोसेस के लिए आपको बताना है। तो अब यहां पर 4 प्रोसेस मेरे सामने हो रहे हैं। एक हो रहा है J2K, J2K हो रहा है, ये P वर्सेस V डायग्राम है। J2K एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक प्रोसेस हो रहा है हमारे सामने KL, LM और MJ, ठीक है ना। MJ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा,
अब हम कह रहे हैं यहां पर P क्यू ग्रेटर देन जीरो, W लेस देन जीरो, मतलब क्यू और W के बारे में पूछ रहा है, क्यू और W के बारे में पूछ रहा है। अब समझो बात को, ध्यान समझना बात को। देखो ये और ये दो दो प्रोसेस हैं, उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, इस पे 20 मीटर क्यूब बनी हुई है, इस पर 10 मीटर क्यूब बनी हुई है। तो इन दो प्रोसेसेस के अंदर मतलब जेके और एमएल, एलएम कुछ भी बोल लो, एलएम, इन दो प्रोसेसेस के अंदर वर्क डन तो है जीरो, वर्क डन ना हो रहा है इनके अंदर, ठीक है, वर्क डन ना हो रहा है इनके अंदर, तो लेस देन ग्रेटर देन की तो बात ही नहीं आती। तो अब यहां पर हमें क्यों देखना है, इस प्रोसेस में हमें क्यों देखना रह गया बस। अच्छा अब देखो, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। कैसे बोल पा रहा हूं मैं, पीवी बराबर एनआरटी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी तो प्रेशर घटने पर टेम्परेचर भी घटेगा। आई बात समझ में। तो जो जेके है हमारा, इस जेके में प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी घट रहा होगा। तो इस वाले पाथ में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी, डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा यू होता है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। कोई चीज घट रही है तो फाइनल वाली कम होगी, सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव आने वाला है, डेल्टा यू नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो होगा। अब देखो वर्क डन है नहीं, अब हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम कह रहे हैं कि भैया ये देखो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। डब्ल्यू तो है नहीं, डब्ल्यू तो है नहीं, डेल्टा यू लेस देन जीरो है, डेल्टा यू लेस देन जीरो है, तो डेल्टा क्यू भी लेस देन जीरो ही होगा। तो भाई इसका मतलब जे के अंदर लेस देन जीरो आने वाला है, जेके के अंदर लेस देन जीरो आने वाला है कौन, ये एस। और इसका उल्टा एलएम में उल्टा हो जाएगा, एलएम में उल्टा हो जाएगा, ये हमको मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बात करते हैं बचे हुए दो प्रोसेसेस की, बात करते हैं बचे हुए दो प्रोसेसेस की। अब केएल में देखो, केएल के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। वर्क डन क्या है बेटा, पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। और देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम के बढ़ने पर टेम्परेचर को भी बढ़ना चाहिए, हाँ कि ना, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव हो गया, है ना भाई। तो हम कह रहे हैं कि भैया डेल्टा क्यू होगा पॉजिटिव और वर्क डन भी होगा पॉजिटिव, किसमें, K2L। तो K2L के लिए दो आंसर आएंगे, कौन कौन से आंसर आएंगे K2L के लिए, दोनों पॉजिटिव वाले, दोनों पॉजिटिव वाले। एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, दो आंसर आ गए हमारे पास, एक तो P आ गया, एक तो R आ गया, दो ऑप्शन हमारे यहां पर बन गए, ठीक है। यहां पर ऑप्शन भी हमें लिख देने चाहिए थे, बट कोई नहीं, हम अपना आंसर लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आप ऑप्शन देख सकते हो। आगे चलते हैं और बात करते हैं लास्ट प्रोसेस की, और लास्ट प्रोसेस हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, वो है एमजे प्रोसेस। अब एमजे प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कम हो रही है तो वर्क डन तो नेगेटिव है, वर्क डन तो भैया नेगेटिव है, बट व्हाट कैन वी से अबाउट डेल्टा यू। तो डेल्टा यू के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, डेल्टा यू के लिए हमें बात करनी पड़ेगी कि भैया प्रोडक्ट टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है। तो यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, ना ये आइसोकोरिक ना ये आइसोबारिक, ठीक है, दोनों चेंज होते हैं। प्रोडक्ट देखते हैं उनका, यहां पर अगर प्रोडक्ट देखें तो 30 यहां पर है, 10 यहां पर है, 300 आएगा टी और बी का प्रोडक्ट। यहां पर देखें तो 20 और 20 400 आ रहा है यहां पे प्रोडक्ट। तो यहां पर पीवी बड़ा, यहां पर पीवी छोटा। अगर पी और बी का प्रोडक्ट देखें, अगर प्रोडक्ट कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहां से यहां तक जाते हुए टेम्परेचर हो रहा कम, डब्ल्यू भी नेगेटिव है और डेल्टा यू भी नेगेटिव है, मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव है। तो इसके बनेंगे दो आंसर, इसके भी बनेंगे दो आंसर, कौन कौन से, लेस देन वाले। तो इसका एक आंसर ये बनेगा लेस देन वाला और दूसरा आंसर ये बनेगा लेस देन वाला, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शंस आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है ना। और उन चार ऑप्शन में से आपको दिया जाएगा भैया कौन कौन सा ऑप्शन आपके सामने रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ऑप्शन दी हो तो हम शायद पहले कर ले जाते, वो पहले ही 2 या 3 ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाता, ठीक है ना। ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास थी, ऑप्शन मैंने यहां पर नहीं डाले, पूरा एनालिसिस मैंने आपको करके
दिखा दिया। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन 2006 का क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा ये आपके सामने है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिखना होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, अलविदा, लव यू ऑल।